हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम अपने पार्ट 1 के सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, वही क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, 3 years अगो जेम्स कंपनी परचेज स्टॉक, मतलब शेयर्स हैं, ठीक है, इन अनदर कंपनी जेब्रा। तो 3 साल पहले एक कंपनी है जेम्स, उसने जेब्रा कंपनी के 1 लाख के कॉस्ट पे शेयर परचेज करे। दिस स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 1,50,000 ड्यूरिंग द करंट फिजिकल ईयर। ठीक है, और इसको 1 लाख के शेयर्स को हमने 1,50,000 में सेल कर दिया। द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन वुड बी शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेक्शन ऑफ जेम्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज। बताओ भाई, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कितना आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? जितने की सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। तो ये 1,50,000 आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें हो सकता है कि अपन को कुछ सीखने को मिले नया, अगर आपको थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट इतना भी स्ट्रांग नहीं है तो। मैडन कॉर्पोरेशन कंट्रोलर हैज गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज अ बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। नेट इनकम फॉर द करंट ईयर वॉज 82,000। नेट इनकम दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर ओल्ड इक्विपमेंट विद अ कॉस्ट ऑफ 60,000 एंड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 53,000 वर सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। ध्यान से, एक कंपनी है, उसका नेट इनकम कितना है? 82,000 है। ठीक है, उसने एक इक्विपमेंट सेल कर दिया। ठीक है, इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है? 60,000, और आज कैरिंग वैल्यू कितनी चल रही? कैरिंग वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू। 53,000 चल रही है, तो कॉस्ट 60 है और बुक्स में वैल्यू आ रही है 53। ठीक है, कॉस्ट 60 है और बुक्स में वैल्यू आ रही है आज इसकी बुक वैल्यू, या रिटर्न डाउन वैल्यू भी कह सकते हो, या कैरिंग अमाउंट भी कह सकते हो। ठीक है, वो है 53,000। तो ये 7,000 जो है डिफरेंस, 60 माइनस 53, बताओ ये क्या है? ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो अभी तक डेप इस पे लग चुका होगा वो। ठीक है, आज तक 7,000 का डेप लगा होगा, पिछले सालों में लगा होगा कभी ना कभी, क्योंकि आज बुक्स में वैल्यू 53,000 आ रही है। इसको हमने बेचा एट अ गेन ऑफ 10,000। बताओ भाई, सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 10,000 के गेन पे बेचा, तो बुक वैल्यू कितनी है? 53। 53 की वैल्यू का सामान हमने 10,000 के गेन पे बेचा, मीन सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी? 63,000 रही होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे। और गेन ऑन सेल हो गया कितना अपने पास? 10,000 का। फिर बोल रहा है न्यू इक्विपमेंट वॉज परचेज फॉर $1 लाख। हमने नया इक्विपमेंट भी खरीदा है $1 लाख का। शोन बिलो आर सेलेक्टेड क्लोजिंग बैलेंस फॉर लास्ट ईयर एंड द करंट ईयर। ये पिछले साल का बैलेंस है, ये करंट ईयर का बैलेंस है। कैश का अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब डेटर्स। ठीक है, इन्वेंट्री का स्टॉक मतलब इक्विपमेंट हो गया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब ये पिछले सालों का जो डेप्रिसिएशन होता है बैलेंस, वो। अकाउंट्स पेबल मींस क्रेडिटर्स हो गया ये, अगर बिल्स पेबल होंगे तो इसमें आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। नोट्स पेबल, वैसे नोट्स पेबल सेम है तो कोई फायदा नहीं है इसको लेने का। कॉमन स्टॉक, इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस दे रखा है। आपको कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। एक सेकंड, मैं इसके लिए एक स्लाइड ले लेता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा। हाँ, तो मैंने स्लाइड ऐड कर दी है यहाँ पे। ठीक है, अब है ना, देखो, सबसे पहले इसमें अपन को क्या करना चाहिए, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ रहा है अपन से, है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऐसे एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? नेट इनकम से। नेट इनकम कितनी है? 82,000 है। ठीक है, इसमें ऐड डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर का होगा वो ले लेंगे, लेकिन डेप इतने आसानी से डायरेक्ट नहीं दे रखा अपन को।
डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा हमें। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें यहाँ पे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे लेजर। एक तो बना लेते हैं इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है, और एक बना लेते हैं उसका प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट या फिर इसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, या फिर इसे डेप्रिसिएशन फंड भी कहते हैं, या फिर इसे डेप्रिसिएशन रिजर्व भी कहते हैं। मतलब चार नाम हैं एक ही चीज के। ये चारों नाम क्यों बताया मैंने? क्योंकि कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब पुराना डेप्रिसिएशन जो पिछले सालों का बैलेंस है, अक्यूमुलेटेड, ठीक है ना। चलो इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस देखते हैं कितना है। 360 का ओपनिंग है और क्लोजिंग कितने का है? 4 लाख का। तो टू बैलेंस बीडी, 360 का ओपनिंग है, सीडी क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। असेट्स का बैलेंस तो हो गया डेबिट, इक्विपमेंट तो असेट्स होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक लाइबिलिटी की तरह क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, है ना। सारे प्रोविजंस का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस कितना है? 70 और क्लोजिंग 83। अब ये जो है ना, ये जो अपन ने इक्विपमेंट बेचा है इसकी अकाउंटिंग करने की कोशिश करो। क्या एंट्री पास होगी आप बताओ? हमने असेट्स बेची तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से? जितने में असेट्स बिकी। कितने में बिकी? इक्विपमेंट 63,000 का, ठीक है। अब असेट्स जब जाती है तो उसके साथ उसका जो पुराना प्रोविजन होता है वो भी चला जाता है, ठीक है ना। अभी तक वो प्रोविजन जब बना रहे थे तो क्रेडिट हो रहा था, ठीक है, अब वो डेबिट हो जाएगा। तो कितना प्रोविजन डेबिट हो जाएगा भाई इस असेट्स पे? 7,000 का। असेट्स की कॉस्ट कितनी है? क्योंकि असेट्स अब बैलेंस शीट से हमें हटानी पड़ेगी और हम बैलेंस शीट में असेट्स को किस पे दिखा रहे हैं? कॉस्ट पे दिखा रहे हैं। तो असेट्स की कॉस्ट कितनी है? 60,000। और असेट्स को बेचने से क्या हुआ है? गेन, मतलब ये P&L में जाएगा। कितना? 10,000 का। समझिए क्या? अब आप चेक कर लो 70 और 70। बहुत सारे स्टूडेंट को ये मेथड, जब देखो असेट्स, एक चीज अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो हमेशा ध्यान रखना, असेट्स को दिखाने के दो तरीके होते हैं। इधर बता देता हूँ। एक तो हम असेट्स को कॉस्ट पे दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में, और एक असेट्स को हम WDV पे दिखा सकते हैं। नॉर्मली जो मेथड यूज होता है वो WDV पे होता है और स्टूडेंट इसमें बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। जब डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू असेट्स डायरेक्टली। बट कई बार असेट्स डेप्रिसिएशन जो होता है वो कॉस्ट के हिसाब से लगता है। मतलब हम डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री डेप्रिसिएशन टू असेट्स नहीं करते, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं। इस पॉइंट को ध्यान से नोट करो बिल्कुल अच्छे से। यहां पे असेट्स क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई ना। यहां पे असेट्स कम हुई क्या? नहीं, यहां पे असेट्स की वैल्यू कम नहीं हुई। यहां पे एंट्री हमने जितना भी डेप्रिसिएशन था एक अलग अकाउंट में इकट्ठा कर ली, जिसका नाम क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और हर साल जब भी डेप्रिसिएशन लगेगा तो एंट्री सेम, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और इधर डेप्रिसिएशन टू असेट्स। असेट्स की वैल्यू देखो कम कर रहे हैं, तो इसलिए असेट्स की वैल्यू जब कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं असेट्स बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे शो कर रहे हैं हम? बुक वैल्यू पे या रिटर्न डाउन वैल्यू पे। व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न डाउन वैल्यू? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और असेट्स को कॉस्ट पे दिखाने का मतलब कि हम असेट्स की वैल्यू को कम नहीं कर रहे बुक्स में, जो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको अलग से एक अकाउंट में दिखा रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप बोलोगे सर फिर P&L में नहीं जाएगा क्या डेप्रिसिएशन? P&L में तो गया, एंट्री होगी ना P&L टू डेप्रिसिएशन। एक और एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, P&L टू डेप्रिसिएशन। तो अकाउंट कौन सा बच गया नया? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इसलिए मैंने कहा था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और इधर भी एंट्री होगी P&L टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऐसे। लेकिन जब अब देखो डेप्रिसिएशन खत्म हो गया,
लेकिन जब कॉस्ट पे हम असेट्स को दिखाते हैं और जब हम असेट्स को बेचेंगे तो उस असेट के साथ उसका जो भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा वो भी चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने असेट्स कभी परचेज करी होगी, असेट्स परचेज करने की क्या एंट्री होती है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ठीक है, ये एंट्री हो गई, यहाँ पे भी यही एंट्री होगी, वो तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, यहाँ पे भी कैश लिख देता हूँ। अब ये 3 एंट्री अगर आप समझ रहे हो, यहाँ पे भी 3 एंट्री हो गई है ये वाली। तो इस एंट्री का और इस एंट्री का नेट इम्पैक्ट क्या है कि असेट्स यहाँ पे डेबिट हुई, यहाँ पे क्रेडिट हुई, तो यहाँ पे असेट्स वैल्यू किस पे आ गई, बुक वैल्यू पे आ गई। ठीक है, और यहाँ पे देखो असेट्स टू बैंक, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और P&L टू डेप्रिसिएशन, मींस असेट्स की वैल्यू को हमने छुआ भी नहीं, मींस असेट्स किस पे है, कॉस्ट पे है। तो जब भी हम ऐसे केस में असेट्स को बेचते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, जितने की असेट्स की सेलिंग प्राइस है, टू असेट का नाम, असेट जो जा रही है, लेकिन वो कितने पे दिखानी पड़ेगी फिर हमें, कॉस्ट पे। क्रेडिट कितने पे करनी पड़ेगी, कॉस्ट पे। क्यों, क्योंकि पहले डेबिट स्टार्टिंग में कितने पे हो रखी है, कॉस्ट पे, और अभी तक हमने डेप्रिसिएशन जब लगाया तो कभी भी उसको क्रेडिट नहीं किया, कम नहीं किया, तो इसलिए हमें पूरी की पूरी कॉस्ट को क्रेडिट करना पड़ेगा। बट उसके साथ जब असेट जा रही है, ध्यान सुनना, जब असेट जा रही है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी तो अकाउंट खत्म होना चाहिए ना, जो बचा हुआ है, ये बैलेंस तो बच ही रहा था बार बार, तो इसलिए हमें इसको क्रेडिट को अब क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। ये है क्या, लेकिन ये ओल्ड डेप्रिसिएशन है, मतलब इस असेट का जो भी आज तक का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है ना, ये वो डेप्रिसिएशन है। और लॉस ऑन सेल अगर है असेट्स पे, बाय चांस असेट्स को बेचने पे लॉस हो गया या प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, तो वो डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। और इस केस में असेट को बेचने पे एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स ना, और ये बुक वैल्यू से क्रेडिट होती है। क्योंकि देखो यहाँ पे पहले कॉस्ट डेबिट हुई, लेकिन यहाँ पे असेट्स को हमने डेप्रिसिएशन जब लगाया तो असेट्स की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स के साथ बता रहा हूँ, होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हाँ, और लॉस ऑन सेल है तब तो वो डेबिट हो गई, और इसी तरीके से प्रॉफिट ऑन सेल होगा तो वो क्रेडिट होगा, उनमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम हमेशा कहते, और ये ना, ये चीज नई नहीं है, ये 11th क्लास की बुक से, अगर आप चाहे CBSE के स्टूडेंट हो चाहे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, 11th क्लास की बुक खोल लेना अकाउंट्स की, उसमें असेट्स के 2 मेथड होते हैं मेंटेन करने के, एक तो कॉस्ट पे और एक WDV पे। तो सर कंपनी वैसे कौन सा प्रेफर करती है रियल लाइफ में, प्रेफरेबल जो होता है वो कॉस्ट मेथड होता है। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि असेट्स की कॉस्ट रियल जो है ना, वो स्टूडेंट मतलब इन्वेस्टर्स को पता लगती है। ठीक है ना, असेट्स कितनी है रियल में, और अगर हमें उसकी बुक वैल्यू निकालनी है तो हमें केवल क्या करना है, बैलेंस शीट में से कॉस्ट पकड़नी है जो असेट साइड में होगी, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होगा वो लाइबिलिटी साइड में होगा, तो वो माइनस कर देंगे, तो असेट्स की बुक वैल्यू हैंड टू हैंड पता लग जाएगी। क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो आ ही रहा होगा, क्रेडिट बैलेंस तो लाइबिलिटी में जाएगा। या फिर कई कंपनी डायरेक्टली असेट्स की कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके इस तरीके से भी शो करती है असेट साइड के अंदर ही। ठीक है ना, क्योंकि असेट्स का प्रोविजन है ना, तो इसलिए असेट्स का प्रोविजन जो होता है वो डायरेक्टली माइनस करके भी दिखा सकते हैं। एक साथ काफी सारी बातें हो गई, अगर आपको समझ में आई तो हमने ये जो एंट्री करी है, असेट्स को बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट, सेलिंग प्राइस कितनी है 63,000 की, असेट्स को बेचने पे गेन हुआ 10,000 का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो था वो डेबिट कर दिया हमने 7,000 का। ये पुराना होगा, कैसे, क्योंकि 60,000 की कॉस्ट थी और आज बुक वैल्यू 53,000 है, तो मतलब 7,000 अभी तक का डेप्रिसिएशन लगा होगा, और जो गेन है उसको क्रेडिट कर दिया। अब अगर मैं इसका लेजर में पोस्टिंग करूं तो एंट्री क्या होगी, इक्विपमेंट अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट डेबिट, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स। बैंक में कितना आ जाएगा 63,000, प्रोविजन फॉर डेप्ट में 7,000, और गेन ऑन सेल कितना हो गया था 10,000 का।
क्वेश्चन में लिखा था कि एक असेट इसने परचेज और करी है, तो असेट्स परचेज करी है कितने की, 1 लाख की, तो ये टू बैंक, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जब देखो इक्विपमेंट में हमने बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर दिया, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या आएगा, टू इक्विपमेंट या टू असेट्स, कितने से, 7,000 से, ठीक है। तो 83 प्लस 7 कितना होता है, 90। अब ये बीच में डिफरेंस आ गया, तो बताओ ये जो डिफरेंस है ये क्या है, 20,000 क्या है, ये 20,000 है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो बैलेंसिंग फिगर से निकला है। तो जिसकी एंट्री क्या हुई है पास, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपको पीछे भी तो यही बताई थी कि जब असेट्स कॉस्ट पे मेंटेन होती है तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और यही डेप्रिसिएशन बाद में पीएनएल में जाता है, पीएनएल टू प्रोविजन, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। और ये वाला अकाउंट देखो जरा, 4 लाख प्लस 70 470, और ये 460 प्लस 10 मतलब 470, तो ये तो अपने आप मैच कर गया, और ये मैच नहीं करा इसलिए डेप्रिसिएशन का डिफरेंस आया। ये सर बनाने की जरूरत क्या थी हमें, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं तो हमें बॉटम टू टॉप चलना पड़ता है। तो पहले नेट इनकम फिर डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, ऐसे ही गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स को लेस करेंगे, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स कितना था, 10,000 का। सर ये लेस क्यों होगा, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि सेल ऑफ असेट्स जो होता है वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है, और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस सेल प्राइस के अंदर गेन ऑफ सेल ऑफ असेट्स इंक्लूडेड है ऑलरेडी, है ना, 10,000 इंक्लूड है ना। क्वेश्चन बोला था अगर ध्यान से देखा हो आपने कि कैरिंग वैल्यू 53,000 है और गेन कितना हो रहा है 10,000 का, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 63, और 63,000 ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा रहा है, और ये गेन वैसे पीएनएल में जाता है तो हम नेट इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा। हर चीज लॉजिक्स के हिसाब से चल रही है, कोई भी हवा में नहीं चल रहा है ना। डेटर्स, डेटर अब आते हैं, देखो डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए 43 से 37, तो डेटर कम होने का रीजन क्या होता है, कलेक्शन हो गया होगा, सीधा आप बोलो करंट एसेट्स डिक्रीज हो गई तो इनफ्लो ऑफ कैश हो गया, डेटर्स डिक्रीज तो 6,000 का इनफ्लो हो गया, ऐड कर देंगे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखो बढ़ गई, 12,000 से बढ़ गई, तो इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब हमने इन्वेंट्री परचेज करी है। इक्विपमेंट हो गया डेप। अब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या हो गए 22 से 19 कम हो गए, मतलब हमने क्रेडिटर क्या किए, रीपे कर दिए होंगे, क्रेडिटर्स हमने क्या कर दिए, रीपे कर दिए। नोट्स पेबल है नहीं, कॉमन स्टॉक है नहीं, है ना, कॉमन स्टॉक वैसे भी देखो कुछ बैलेंस है नहीं, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ये होता तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता। कैश अगर आपको याद हो तो लास्ट में एडजस्ट होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसलिए मैंने नहीं लिया। रिटेन अर्निंग अपने आप आएगी नेट इनकम के अंदर, है ना। तो अब सारे आइटम हो गए, तो अपन देख लेते हैं 82 प्लस 20 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 12 माइनस 3 मीन्स 83,000 जो है वो अपना नेट बैलेंस आया है, सी ये, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज accumulated customer driving interaction data through its unique pilot driver assist program। एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, उसने एक जो कंज्यूमर होता है, जो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर जो होता है, उसका एक यूनिक, उस गाड़ी के अंदर यूनिक पायलट ड्राइवर असिस्ट प्रोग्राम लगा हुआ है। मतलब अगर वो खुद नहीं चलाएगा तो थोड़ा ऑटोनोमस टाइप के व्हीकल होते हैं ना, आपने सुना होगा ड्राइवरलेस कार्स वगैरह। दिस डेटा विल बी यूज्ड टू फर्दर
develop more advanced autonomous features that the company plan to implement in the near future on its most popular model. कंपनी इस डेटा का यूज किस तरीके से करेगी कि कंपनी ऑटोनोमस व्हीकल बनाना चाहती है फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर. तो ऑटोनोमस व्हीकल क्या होते हैं? जो अपने आप चलते हैं, जैसे ड्राइवरलेस कार्स वगैरह कॉन्सेप्ट है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए. इन अ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग द सिस्टम यूज टू अक्यूमुलेट एंड एनालाइज द ड्राइविंग डेटा इज बेस्ट कैरेक्टराइज एज. तो ये जो इसने नॉलेज एक्वायर करी है, ठीक है, ये जो डेटा एक्वायर्ड किया है और इसके पास ये जो डेटा है खुद का, इसको क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल डेटा. ये ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे, इंटेलेक्चुअल कैपिटल बोलेंगे, कि नेचुरल बोलेंगे, कि मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे? तो ये सिंपल सा है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, क्योंकि ये एक तरीके से नॉलेज है, ठीक है ना. बाद में ये पेटेंट ले लेगा इसका, ठीक है. तो ये नॉलेज कैपिटल है. तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज करेक्ट? इट कंटेन्स ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. गलत है, ठीक है. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है. इट ओनली फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ वैल्यू ओवर द लॉन्ग टर्म. तो केवल लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि नहीं? शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, मीडियम टर्म के लिए भी होता है, सबके लिए होता है. इट शुड इंक्लूड मटीरियल मैटर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इसको जरा चेक करो आप, स्टेटमेंट सही है कि आपके हिसाब से बताओ. इट मस्ट बी इंक्लूडेड एज अ प्रोमिनेंट एंड एसेसेबल पार्ट ऑफ अनदर रिपोर्ट. बताओ, क्या इंटीग्रेटेड रिपोर्ट जरूरी है? क्या बिल्कुल अलग रिपोर्ट होनी चाहिए एक्स, या फिर जो नॉर्मल दूसरी रिपोर्ट्स होती हैं एनुअल, उसके साथ कंबाइंड कर सकते हो? देखो, कंबाइंड कर सकते हो, क्योंकि अभी जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को अपन स्टैंड अलोन बनाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना. तो आंसर शुड बी सी. हमेशा ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पढ़े करो और उसको थोड़ा एनालाइज करे करो. एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन में? इट ओनली, इट मस्ट, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है ना. और ये इट शुड मतलब इंक्लूसिव है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. हाँ, होना चाहिए बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसे होता भी है. लेकिन अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा हो ना, तो भी आसानी से कर सकता है कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को. एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हमेशा अच्छे से पढ़ने चाहिए, ज्यादातर गलत होते हैं. अ चेंज इन द एस्टिमेट फॉर द बेड डेप्थ शुड बी. बताओ भाई, बेड डेप्थ्स, वैसे देखो ये जो क्वेश्चन पूछा है ये जनरली पार्ट 2 में क्वेश्चन होता है. ये पार्ट 2 का सेक्शन ए है, उसमें जो टॉपिक होता है चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और एरर करके जो टॉपिक है, उसके अंदर ये कवर होता है. लेकिन फिर भी पूछ लिया, ठीक है. ऐसे एक दो क्वेश्चन आ ही सकते हैं उल्टे सीधे. तो आप, और अकाउंटिंग नॉलेज तो इतना होती है स्टूडेंट्स को. तो आप बताओ ये क्या है? चेंज इन एस्टिमेट फॉर बेड डेप्थ शुड बी. कि बेड डेप्थ का एस्टिमेट चेंज किया तो ये क्या कहलाएगा? तो बेड डेप्थ का एस्टिमेट क्या होता है? एक अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है, ठीक है. तो अकाउंटिंग एस्टिमेट में जब चेंज होता है तो हम उसको प्रोस्पेक्टिवली करते हैं ट्रीट, या रेट्रोस्पेक्टिव, वो प्रोस्पेक्टिव करते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव करते हैं? प्रोस्पेक्टिव करते हैं. प्रोस्पेक्टिव मतलब भाई जो अभी तक जो हुआ है उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम, पिछले डेट में जाके चेंजेस नहीं करेंगे हम, जैसे कि चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में होता है, ठीक है. चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हम बैक डेट से जाके चेंजेस करते हैं, तो उसमें इक्विटी को पकड़ते हैं, ओपनिंग इक्विटी को, ठीक है. बट क्योंकि ये एक अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज है, तो इसको हम आगे आने वाली डेट से अप्लाई करेंगे, ठीक है. तो ट्रीटेड एज इफेक्टिंग ओनली द पीरियड ऑफ चेंज. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नाम से अब कुछ भी चीज नहीं होती अकाउंट्स में, ना IFRS में ना US गैप में. कई साल पहले होता था, अब कॉन्सेप्ट हट गया है, ठीक है. एरर तो ये है ही नहीं, एरर अलग चीज होती है. एरर कैसे मान लोगे आप? हैंडेड रेट्रोएक्टिवली ना, वो भी नहीं करते, वो तो हम अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है. और अगर आपको याद हो तो मैंने आपके लिए एक जस्ट फॉर नॉलेज करके कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं अपनी जो मोबाइल ऐप है उस पर. जस्ट फॉर नॉलेज करके सेक्शन ए में कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं. उसमें IAS 8 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का है वो पूरा उसमें डाल रखा है. चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी और एरर्स. तो अगर किसी को चाहिए तो वो पढ़ भी सकते हैं,
उसमें भी ये सब चीज़ें अच्छे से बता रखी है, ठीक है ना। तो जस्ट फॉर नॉलेज वाले चाहो तो देख सकते हो, अच्छा रहता है देखना। फाइनर फूड्स, अ चेन ऑफ सुपरमार्केट्स स्पेशलाइजिंग इन गवर्नमेंट फूड, हैज बीन यूजिंग द एवरेज कॉस्ट मेथड टू वैल्यू इट्स इन्वेंटरी। काम की बात क्या है कि ये कुल मिला के एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करती है, वेटेड एवरेज यूज करती होगी। ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी चेंज इट्स टू द फीफो मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। पहले हम वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते थे, अब हम फीफो पे आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। होप कि आपको ये पता हो। और जब चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो हम इसको रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट से जाके चेंज करते हैं, मतलब ओपनिंग इक्विटी में फर्क आता है। ड्यूरिंग द करंट ईयर द कंपनी चेंज इट्स टू फीफो। The president of the company reasoned that this change was appropriate since it would more closely match the flow of physical goods. This change should be reported on the financial statement as, बताओ क्या कहलाएगा? B, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बेस्ट बिलियर्ड्स ओन 40% of Supreme Table Company stock at historical cost of $3 lakh। काम की बात क्या है कि 40% शेयर हम ओन करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी के। तो हम क्या है, सिग्निफिकेंट हिस्सेदारी रखते हैं, ठीक है ना, बट कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? एसोसिएट। नॉर्मल केस में हम क्या कहते हैं? एसोसिएट है साहब हम इसके। और एसोसिएट होते ही हमें याद रखना चाहिए कि हम यहाँ पे इक्विटी मेथड फॉलो करते हैं। हमने ये सब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, बस क्वेश्चन में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। सुप्रीम टेबल रिसेंटली रिपोर्टेड देयर अर्निंग फॉर द प्रायर ईयर। बेस्ट बिलियर्ड्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ सुप्रीम टेबल प्रायर ईयर इनकम वॉज कितना? 10,000। देखो, बेस्ट बिलियर्ड ने सुप्रीम टेबल कंपनी के अंदर जो शेयर खरीद रखे हैं वो 40% है, जिसकी कीमत कितनी है? 3 लाख, ठीक है। और बेस्ट बिलियर्ड का शेयर कितना निकल रहा है? 10,000 निकाल रहा है, 10,000 निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं, जितना भी शेयर होता है प्रॉफिट का, उसको हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं, और जितना भी डिविडेंड हम रिसीव करते हैं उसको माइनस कर लेते हैं। बेस्ट बिलियर्ड्स ऑल्सो रिसीव 15,000 इन डिविडेंड फ्रॉम सुप्रीम टेबल इन प्रायर ईयर। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे इसका 40% निकालने बैठ जाएंगे कई लोग, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है ना, प्रोपोर्शनेट शेयर करके दे रखा है, तो अपन को कुछ मेहनत नहीं करनी है ज़्यादा, है ना। तो 310 माइनस 15 कितना हो गया? 295। 3 लाख में से 5,000 लेस कर देंगे। बेस्ट बिलियर्ड यूजेस द इक्विटी मेथड एज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। Based on the information presented, the proper presentation of this investment would result in best billiard reporting। बताओ भाई, डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन सुप्रीम टेबल, क्या वैल्यू डिक्रीज हो रही है? ठीक है। इंक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट वुड बी इन द ओरिजिनल कॉस्ट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द कंसोलिडेशन कब करते हैं? जब हमारा किसी कंपनी पे कंट्रोल होता है, और कंसोलिडेशन करने के लिए हमें 50% से ज़्यादा शेयर एक्वायर करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे इस क्वेश्चन में, वैल्यू को देखो, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पहले कितनी वैल्यू थी? पहले थी 3 लाख, अब कितनी हो गई? 295। तो सिंपल क्वेश्चन है, डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द सुप्रीम टेबल। A company has 100 million of debt that is due in March year 3। ठीक है, कंपनी के पास एक डेप्ट है जो ईयर 3 के मार्च के अंदर ड्यू होगा। इन दिसंबर ईयर 2 द कंपनी एंटर्ड इनटू द नॉन कैंसिलेशन एग्रीमेंट विद द लेंडर टू रीफाइनेंस द डेप्ट विद द सेम इंटरेस्ट रेट एंड द फुल प्रिंसिपल इज ड्यू इन दिसंबर ईयर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? ये क्वेश्चन है रिक्लासिफिकेशन ऑफ डेप्ट का।
हमने एक टॉपिक पढ़ा था वारंटी से जस्ट पहले, वारंटी पढ़ने से क्लास में जस्ट पहले, रिक्लासिफिकेशन ऑफ डेप्ट का, कि शॉर्ट टर्म डेप्ट को क्या लॉन्ग टर्म माना जा सकता है, वो टॉपिक का क्वेश्चन है। तो हाँ मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा। इसका थर्ड ईयर मार्च में, जैसे ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, तो थर्ड ईयर मार्च के अंदर इसका कोई, जैसे ये थर्ड ईयर है तो इसका मार्च के अंदर बीच में कहीं पे ड्यू था अमाउंट, इसको पे करनी थी लाइबिलिटी। बट इन दिसंबर ईयर 2 द कंपनी, अब दिसंबर अगर बात करें हम, है ना, तो दिसंबर जब भी अगर कभी भी बात करते हैं तो ईयर बिगनिंग होता है, मतलब ये बिगनिंग की बात कर रहा है डेट के ना, दिसंबर मतलब 1 दिसंबर। वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है 1 दिसंबर आप बोल सकते हो। तो ईयर एंड वैसे भी इनका क्या होता है, दिसंबर होता है ना, ठीक है। तो दिसंबर में ईयर एंड से जस्ट पहले, मतलब सेकेंड ईयर के एंड से जस्ट पहले, द कंपनी एंटर्ड इनटू द नॉन, अच्छा एक बात बताओ, वैसे अगर कुछ ना बोलता तो सेकेंड ईयर के एंड में ये लाइबिलिटी क्या बनती, करंट की नॉन करंट? सेकेंड ईयर है ये, आप बैलेंस शीट बना रहे हो इस दिन, और ये मार्च में 3 महीने बाद आपको पेमेंट करना है इसका, तो ये क्या लाइबिलिटी बनती, करंट बनती, ठीक है, क्योंकि 3 महीने बाद पे करना है। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। इन दिसंबर ईयर 2 द कंपनी एंटर्ड इनटू द नॉन cancelable agreement with its lender to refinance the debt with the same interest rate and full principal is due in December year 5। हमने इस तारीख को 1 दिसंबर को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम थर्ड ईयर के एंड में भी पे नहीं करेंगे, फोर्थ में भी नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्टली कब पे करेंगे, 5th ईयर में पे करेंगे, और 5th ईयर में दिसंबर में पे करेंगे, ठीक है ना, दिसंबर में पे करेंगे जाके। तो अब ये लॉन्ग टर्म क्लासीफाई होगा शॉर्ट टर्म, ऑब्वियसली अपन को दिख रहा है, देखो यहाँ पे अपन अकाउंट्स बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पे करना है, इतना जाके गैप आ गया, तो क्या कहलाएगा, अब ये लॉन्ग टर्म डेप्ट कहलाएगा। सिंपल है, ठीक है। और इसमें एक और चीज देखी जाती है कि कंपनी की इंटेंट है क्या और एबिलिटी है क्या इसको लॉन्ग टर्म करने की। हाँ, तो एबिलिटी है, कंपनी ने एक नॉन कैंसिलेबल एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है। तो 40 का बी। फॉर अ कंपनी दैट इज सब्जेक्ट टू यूएस इनकम टैक्स कोड and report its financial statement in accordance with the US GAAP, which one of the following require the recognition of deferred tax liability? एक कंपनी जो डेफर टैक्स लाइबिलिटी डीटीएल बनाने की सोच रही है, ठीक है, उनको उसको किस केस में इन चारों में से डीटीएल बनाना चाहिए, ठीक है। अब बताओ डीटीएल का कॉन्सेप्ट क्या था, हम पहले करंट टैक्स लेते हैं और उसमें हम डीटीएल ऐड करते हैं, तो क्या निकलता है, टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। या फिर करंट टैक्स लेते हैं, उसमें से डीटीए लेस करते हैं, तो टैक्स एक्सपेंस निकलता है, ठीक है। करंट टैक्स क्या होता है, करंट टैक्स मतलब जो हमने टैक्स पे करा एज पर उस कंट्री के इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट टैक्स। और डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्या है, कि जो हमें बाद में कहीं ना कहीं करना है। तो अब देखो जरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एंड अकाउंटेड फॉर रेटिवली ओवर द सब्सक्रिप्शन टर्म। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया एडवांस में, तो आपको सोचना है, बस ऐसा नहीं कि अपने यहाँ पे टैक्स पड़ा होना चाहिए, बस नॉर्मल सोचना है कि इनकम टैक्स में क्या करते हैं अपन, रिसिप्ट बेसिस पे कोई भी इनकम को जनरली टैक्स कर देते हैं, ठीक है। तो अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो गया तो उस पर तो इनकम टैक्स के हिसाब से हमने टैक्स पे कर दिया होगा, ठीक है। बट अकाउंट्स में हम क्या करेंगे, उसको जितनी भी टर्म है, मतलब जितने भी ईयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, सपोज करो 5 ईयर्स के लिए, तो उसको 5 ईयर के अंदर हम इनकम दिखाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो बताओ कोई हमारी लाइबिलिटी निकलेगी है, हमारे लिए असेट्स है, हम ऑलरेडी टैक्स में, टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी हमने टैक्स पे कर दिया, तो ये तो हमारे लिए एक असेट्स है एक तरीके से, ठीक है। तो लाइबिलिटी तो नहीं है ना, ठीक है। अक्रूवल फॉर
प्रोडक्ट वारंटी एक्सपेंस दैट विल बी इनकर्ड एंड पेड इन द फ्यूचर। सोचो अब फिर से, हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर वारंटी बनाते हैं हर साल, बट इनकम टैक्स वाले हमारा प्रोविजन फॉर वारंटी को एक्सपेंस नहीं मानते। वो बोलते हैं जब एक्चुअल में आप पे करोगे वारंटी का अमाउंट तब आप एक्सपेंस मान के डिडक्ट कर लेना, अदरवाइज तो डिडक्ट नहीं करने देंगे आपको। ठीक है, समझ गए? अकाउंट्स में हम प्रोविजन फॉर वारंटी को स्टार्टिंग से ही एक्सपेंस मानते हैं और उसको डेबिट करते हैं, बट इनकम टैक्स वाले डेबिट नहीं करने देते। ठीक है, इसलिए हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो हमने ज़्यादा ऑलरेडी पे कर रखा है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, डेफर टैक्स असेट्स है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्टेट एंड म्युनिसिपल बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं जब उस पर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है, मींस ये परमानेंट डिफरेंस है। और डेफर टैक्स किसके लिए बनता है, टेम्परेरी डिफरेंस के लिए, ना कि परमानेंट डिफरेंस के लिए। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, सेल्स अकाउंटेड फॉर ऑन अक्रूअल बेसिस एंड ऑन द कैश बेसिस फॉर टैक्स पर्पस। क्या बोल रहे हैं, हमने सेल्स को दिखा दिया अक्रूअल बेसिस पे। ठीक है, अक्रूअल बेसिस पे मतलब जैसे क्रेडिट सेल्स मानो आप, क्रेडिट सेल्स को हमने अकाउंट्स में अपनी इनकम दिखाया, रेवेन्यू दिखा दिया। ठीक है, बट इनकम टैक्स में क्या हुआ है, इनकम टैक्स में बोले कि जब वो कैश कलेक्ट होगा ना उनसे तब उस पर टैक्स लगेगा। मींस अभी तक हमने उस पर टैक्स पे नहीं किया, जब सेल्स का पैसा रिसीव होगा तब इनकम टैक्स वाले टैक्स लेंगे, बट अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स लग जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या है, ये है डेफर टैक्स लायबिलिटी, DTL। क्लियर? क्या सोचना पड़ेगा अपन को, मतलब थोड़ा सा लॉजिक्स के साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके। ठीक है, वरना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए अपन को इनकम टैक्स पढ़नी चाहिए। सिंपल आराम से आप सोचेंगे कि अकाउंट्स में अक्रूवल बेसिस फॉलो होता है और टैक्स में हम रिसिप्ट या पेमेंट बेसिस फॉलो करते हैं, तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।